नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि की खबरों का अब रुख कर लेते। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने हाल ही में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपमानजनक बयानों और घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने ये कहा है कि कुछ कथित राजनीतिक दल की ओर से नारी शक्ति का जो निरादर किया गया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मंत्री खजान दास ने विश्वास जताया था कि मातृशक्ति के सम्मान में सदन में विधेयक पारित होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आने वाला समय इन अपमानजनक कृत्यों का करारा जवाब देगा, क्योंकि पूरे देश सहित उत्तराखंड की देवभूमि में भी इस मुद्दे को लेकर के भारी आक्रोश है। खजान दास ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने इस गंभीर विषय का संज्ञान लिया और आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है ताकि मातृशक्ति को उनका उचित सम्मान और अधिकार मिल सके। कि नारी का अपमान कुछ कथित पार्टी के द्वारा किया गया, ये दुर्भाग्यवश और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। हमें विश्वास था कि सभी को मातृशक्ति का सम्मान करते हुए ये बिल पास होना चाहिए था। और तो बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे बलबीर पुंज की अस्थियां हरिद्वार में गंगा घाट पर विधि विधान के साथ में विसर्जित की गई। कनखल स्थित सती घाट पर उनके परिजन अस्थि कलश लेकर के पहुंचे, जहां पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। इस दौरान परिवारजनों ने दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत अन्य नेताओं ने बलबीर पुंज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। गंगा तट पर श्रद्धांजलि सभा का माहौल बेहद भावुक रहा। बता दें कि बलबीर पुंज का निधन 76 वर्ष की आयु में शनिवार को हो गया था। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। देश भर से नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक बहुत बड़े लेखक थे और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रभावित करते रहे। साथ में वो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी उनको अगर देखें हम तो बहुत ही एक अलग उनका स्वभाव था। आज सभी लोग यहाँ पर हैं, मंत्री जी हैं, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बलबीर पुंज जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिंतक विचारक इस रूप में काम किया, देश के सामाजिक सुधारों में देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा स्थान उनका था। आज उनकी अस्थियां हरिद्वार में यहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट पर आई हैं, तो आज सभी राज्य सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर प्रहार किया और ये प्रदेश की जनता अब तानाशाही से मुक्ति चाहती है, ये भी कहा। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य में बदलाव बेहद ही आवश्यक हो गया है। बंशीधर भगत के बयानों का हवाला देते हुए गोदियाल ने कहा कि ये जनता की आवाज है, जिसे कि भगत ने अपने वक्तव्य में स्थान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल मोदी के नाम पर चुनाव जीतना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और जहां पहले पानी आया करता था अब वहां भी किल्लत हो गई है। गोदियाल के अनुसार सरकारों में तानाशाही की परंपरा न पनपे, इसके लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अब अपनी पार्टी को इस जमीनी हकीकत से आगाह करने लगे हैं। भगत जी ने वो बात कही है जो जनता में आम बात है, पब्लिक में आम बात है कि इस प्रदेश में बदलाव बहुत आवश्यक है और इस तानाशाही से मुक्त होने के लिए और आगे सरकारों में तानाशाही की परंपरा न पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि बदलाव हो। बंशीधर भगत जी तक जनता की आवाज़ गई होगी जिसको कि उन्होंने अपने वक्तव्य में स्थान दिया और ये कहा कि मोदी के नाम से चुनाव नहीं जीता जाएगा। उन्होंने एक वो जो पेयजल मिशन के अंतर्गत घर घर जल नल योजना है उसका
उसका उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और जहां पानी आता भी था वहां भी पानी आना बंद हो गया है। तो ऐसे में मोदी के नाम से चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को आगाह किया। वहीं उत्तराखंड बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, जहां उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया है कि रामनगर में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और बोर्ड सभापति मुकुल सती रिजल्ट की घोषणा करेंगे। और इस बार खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के साथ साल 2025 की सुधार परीक्षा द्वितीय का परिणाम भी एक साथ जारी किया जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो इस साल हाई स्कूल में 1,12,266 और इंटरमीडिएट में 1,02,986 छात्र और छात्राएं पंजीकृत हैं, यानी कुल मिलाकर के 2,15,252 परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित होगा। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे और इसके साथ ही इस बार एक नई सुविधा भी शुरू की गई है। अब छात्र अपने स्कूल जाकर भी आसानी से अपना परिणाम देख सकेंगे। इस वर्ष की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं उनमें हमारे हाई स्कूल में 1,12,266 बच्चे पंजीकृत हैं और इंटरमीडिएट में 1,02,996 बच्चे पंजीकृत हैं। कुल जो पंजीकृत हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लगा के वो 2,15,252 बच्चे हैं। इनका परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में सभापति माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में परिषद मुख्यालय में घोषित होना है। इसके लिए पूरी तैयारियां हमारी पूरी हो गई है। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूथ कांग्रेस ने क्षेत्र की 25 प्रमुख समस्याओं को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और यूथ कांग्रेस ने क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर जनता की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। यूथ कांग्रेस का यह कहना है कि क्षेत्र में पिछले साल आई आपदा के बाद 1 दर्जन से अधिक लोग आज भी टेंट, पंचायत घरों और विद्यालयों में रहने को मजबूर है, लेकिन उन्हें अब तक पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा क्षेत्र में नेटवर्क व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, जिससे कि आपदा के समय संचार एक बड़ी समस्या बन सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। अस्पतालों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और दवाइयों की भारी कमी बताई जा रही है। और साइपोलो गांव और लेंगा गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और क्षेत्र में बदहाल पड़ी नेटवर्क को ठीक करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मोटर मार्गों की मुआवजा, अन्य 25 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। शीघ्र तत्काल 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम पूरे ग्रामवासी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जनता को साथ लेकर तहसील प्रांगण में आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्षेत्र की समस्या थी, उनको आगे जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके आप तहसील प्रांगण में आए हैं। अगर क्षेत्र की समस्या को जल्द से जल्द क्षेत्र की समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो तहसील प्रांगण में विशाल धरना प्रदर्शन होगी और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोग जो है क्षेत्र की समस्त समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण में आए हैं। अगर जल्दी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो हम लोग यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने, इसकी समस्याएं जल्दी समाधान नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे। क्षेत्र की समस्या को लेकर, समस्त क्षेत्रवासियों को लेकर इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। तो वहीं अल्मोड़ा में बढ़ती सड़क असुरक्षा और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के रेड क्रॉस के एक शिष्टमंडल ने शहर कोतवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली समय में विद्यालयों के आसपास पुलिस की नियमित तैनाती सुनिश्चित करने की मांग उठाई है और शिष्टमंडल ने बताया है कि सुबह और छुट्टी के समय स्कूलों के बाहर अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्थित यातायात के कारण बच्चों की सुरक्षा खतरे में रहती है।
कई स्थानों पर तेज रफ्तार दोपहिया वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए गुजरते हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। शहर कोतवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी। हृदय विदारक जो एक घटना थी कल हल्द्वानी में घटी, एक छोटी सी बच्ची जिसको गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया स्कूल से आते वक्त। इसी क्रम में आज हम अल्मोड़े की सुरक्षा के लिए भी कोतवाल साहब के पास आए हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि जो ये स्कूल है, स्कूल की टाइमिंग पे कुछ पुलिस की ड्यूटियां वहां पर को, जो रोड साइड स्कूल है वहां पर को पुलिस की ड्यूटियां लग जाएं, जिससे जो ये तेज चलने वाले अराजक तत्व हैं इनके ऊपर लगाम लग सके। मैं लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जो, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है और हर जगह पे वो वैसे पहुंच भी नहीं सकती है, तो हम लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो भी तेज चल रहा है आप लोग भी इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सुरक्षा का मामला है। सबसे पहली व्यवस्था जो है वो अभिभावक को देखनी चाहिए। अपने बच्चों को जब वो स्कूल छोड़ने आते हैं और स्कूल से घर लेके जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो दोपहिया वाहन है इसमें बच्चे या जो बड़े लोग हैं बड़े बेतरतीब तरीके से चलते हैं और इतनी ज्यादा स्पीड होती है, अगर किसी बच्चे को कभी चोट लगी कौन जिम्मेवार होगा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम कोतवाल साहब से मिले और उनसे कहा कि भैया जो दोपहिया वाहन में 3 लोग चल रहे हैं उन पर नजर रखी जाए और जो स्पीड बहुत तेज कर रहे हैं उन पर भी रखा जाए। एक स्पीड गन होती है, वो अगर स्पीड गन भी लग जाए तो उससे भी इसमें सुविधा मिलेगी। आज हमने ज्ञापन के तौर पे मुख्य हमारा ये है कि सुरक्षा को लेके बच्चों की, बच्चे जो है स्कूल टाइम पे गाड़ियां आती हैं तो गाड़ियां बहुत अंधाधुंध तरीके से चलती हैं और हम ये कहना चाहते थे पीडब्ल्यूडी विभाग से भी कि जगह जगह पर अगर स्कूल के वहां पर अगर स्पीड ब्रेकर बड़े बड़े बन जाएंगे तो उससे बच्चों की सुरक्षा होगी। और आज हमने कोतवाल साहब को एक कहा कि छुट्टी के टाइम पे आप जो है अपने 1-2 कर्मचारी अगर वहां पर लगा देंगे तो बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। अल्मोड़ा के जीआईसी खेल मैदान में अब खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने जा रही हैं। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने जीआईसी मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जिला के युवाओं को बेहतर खुले खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिल सके। डीएम ने यह भी कहा कि इन आधुनिक सुविधाओं के विकसित होने से न केवल खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा बल्कि भविष्य में यहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे कि अल्मोड़ा का नाम खेल जगत में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करी गई थी कि आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ, आर्टिफिशियल हॉकी और हैंडबॉल कोर्ट बनाया जाएगा, तो हम और बैडमिंटन कोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया जाएगा। तो आज पूरा सर्वे करा गया और ये देखा गया है कि कहाँ कहाँ हम जगह चिन्हित कर सकते हैं। तो बैडमिंटन कोर्ट क्योंकि हमारा ऑलरेडी संचालित है अल्मोड़ा स्टेडियम में, तो हम उधर ही उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो स्पेसेस हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके विल इंश्योर कि जो रिकवरी रूम है और उनका ट्रेनिंग रूम है उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकें। और वहाँ की जो बेसिकली दशा है आप देख सकते हो, लाइटिंग की व्यवस्था है, साउंड कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकें हॉल के अंदर, तो ये सब चीजें भी हम देख रहे हैं उसमें कैसे कर सकें। तो रुड़की से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने एक घर को निशाना बना करके अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के आए अज्ञात बदमाश गांव में पहले दाखिल होते हैं और एक घर के बाहर रुक करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर कुछ स्थानीय लोगों को नामजद करते हुए और अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। थाना गंगनहर का है। वीडियो वायरल होने से पहले पुलिस के संज्ञान में बात आ चुकी थी। तथ्यों की पड़ताल करने के बाद उसकी पुष्टि हुई। कल उसमें FIR दर्ज हो गई है
कुछ नेम्ड हैं, वादी की तरफ से बताए गए, कुछ अज्ञात हैं। तो पड़ताल चल रही, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे काम किया जाएगा। क्या मामला उनका पहले से वो आपस में झगड़ते रहते हैं, ऐसे तथ्य आए हैं। अब स्पेसिफिक वादी से डिटेल से वार्ता करने के बाद चीजें क्लियर है। मैंने बताया सारे तथ्यों को विवेचना में समाहित किया जाएगा, जो आगे पड़ताल में आएगा उस हिसाब से सेक्शन लगेगी और आगे काम होगा। यहाँ से रात में 2:20 पे अज्ञात आदमी आए हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने फायरिंग खोल लिए साथ मेरे घर पे आन के, मेरे गेट पे भी लगी हैं। मैंने पुलिस 112 पे फोन करा, पुलिस आई, मैंने खोखे बरामद दिए हैं उन्हें और वो कराए। दहशत फैलाने का काम है। मैंने तहरीर दी है, फिर सुबह को कल मैंने तहरीर दे रही है थाने में। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस में कार्रवाई करे। वहीं रामनगर में पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना को कबूल कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया है कि पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया, जिन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल है। वहीं लोगों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 बड़ी सफलताएं नैनीताल पुलिस को मिली हैं, जिसमें पहला प्रकरण जो है वो हल्द्वानी थाने का है, जहां पर 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं जो हैं 18 तारीख को दर्ज की गई थी और जिसमें 2 अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। क्योंकि मोटरसाइकिल एक आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, तो उसकी घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें विभिन्न टीमों का गठन किया गया और इसमें सीसीटीवी सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2 बाइक जो है वो बरामद हुई। इसी प्रकार से रामनगर में भी एक बाइक चोरी का मुकदमा जो है 17 तारीख को पंजीकृत किया गया था और जिसको लगातार हमारी टीमें ट्रेस कर रही थी और इसमें 4 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं सदन में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद से जहां बीजेपी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को ही महिला आरक्षण विरोधी बता रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह कहना है कि बीजेपी सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल खेलना चाहती है, जो कि कांग्रेस ने कामयाब होने नहीं दिया। और अगर बीजेपी महिला आरक्षण करना चाहती है तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं कर देती, क्यों महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहती है। ये बीजेपी का दोहरा चेहरा है, जिसको कांग्रेस किसी भी कीमत पर महिलाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देगी। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा सिंपल है। कांग्रेस का स्टैंड है कि 543 सीटों पर तुरंत 1/3 आरक्षण दिया जाए, जिससे 181 महिला सांसद चुनकर आ सके। आप ये आज करिए, हम आज आपके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा क्यों बन रहे हैं, वो बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सिंपल सी बात है, 543 सीट है, 1/3 रिजर्व करिए। जब 9 मन तेल होगा तब मैं आरक्षण दूंगा। ये जो नीति है ये उनकी खोट दिखाती है। ये दिखाता है कि उनके मन में पाप है, वो महिला आरक्षण के लिए सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो महिलाओं को आरक्षण मिल गया होता। तो वहीं पौड़ी में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर के ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया, जहां जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लगातार गैस उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसी समस्या से परेशान होकर के ग्रामीण महिलाओं ने सर्किट हाउस के पास देवप्रयाग पौड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन झूठे दावे कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी, जब तक नियमित रूप से गैस आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती वे इस तरह के अपना विरोध जताते रहेंगे।
डीएम मैडम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। सोमवार को यहाँ का टर्न था, यहाँ पर न्यू बस अड्डे में गैस आनी थी, लेकिन कल नहीं आई है और आज भी नहीं आई है। लेकिन अनाउंसमेंट गाड़ी लेके घूम रही कि आपके होम डिलीवरी करेंगे। आपको पता है कि लोगों के घर कहाँ कहाँ है और कैसे डिलीवरी करेंगे? कि आपने आज तक डिलीवरी की होम डिलीवरी? इंडियन गैस ने कभी डिलीवरी नहीं की। लेकिन यहाँ पे ना डीएसओ आया है ना कोई आया। आप होम डिलीवरी करेंगे कैसे? आपके पास नंबर नहीं है, आपने किसी को कॉल नहीं किया। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और लाइनें इसलिए नहीं लग रही है। परसों डीएम ऑफिस के सामने लाइनें लगी थी तो डीएम मैडम को दिक्कत हो गई थी, इसलिए लाइन उन्होंने हटाने की कोशिश की है। और अगर सिलेंडर की दिक्कत नहीं है तो देख क्यों नहीं रहे? हम तो यही खड़े। तो 1-2 महीने से गैस आई नहीं है, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे लोग। और जो है कि ये लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है और जो है कि सिलेंडर है नहीं, होम डिलीवरी होगी। कैसे होगी होम डिलीवरी जब यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो होम डिलीवरी कैसे करेंगे वो लोग? हमें तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं ना। अब हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे घर में ऐसे ही, हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है मजबूरी से हमको। इसलिए हमको आज ही सिलेंडर मंगवाने, चाहे कुछ भी हो। वहीं अल्मोड़ा में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति को लेकर के क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी ने गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि जिस सेवा पर आम जनता की जिंदगी निर्भर करती है, वही आज लापरवाही और अव्यवस्था की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। विधायक ने ये कहा है कि कई बार आपात स्थिति में 108 समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे कि मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता के जीवन से सीधे जुड़े इन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी लगातार जारी है, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी लगातार मांग रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है कई बार, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र दिया, स्वयं मिला भी, प्रदेश के सचिव स्वास्थ्य से मिला भी, पत्र भी दिया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, विशेषकर अल्मोड़ा विधानसभा की, अल्मोड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर 108 एम्बुलेंस को दुरुस्त किया जाए। उसके साथ मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाए। तो चंपावत जिले के प्रवर्तिया क्षेत्रों में जंगली जानवरों ने किसानों की कमर तोड़ करके रख दी और जिले के खेती खान क्षेत्र के गांव में जंगली सुअरों ने ग्रामीणों की ओर से लगाई गई आलू की फसल को पूरी तरह खोद करके बर्बाद कर दिया, जिससे कि किसानों की मेहनत पर तो पानी फिरा ही, साथ ही किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ा। किसानों ने बताया है कि उन लोगों ने खेतों में आलू की फसल की बुआई की थी। जैसे ही फसल को खोदने का समय आया तो जंगली सुअरों की ओर से पूरी तरह उनकी आलू की फसलों को खोदकर बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से हुए नुकसान का मुआवजा देने और जंगली जानवरों से उनकी फसलों को बचाने के लिए घेरबाड़ करने की मांग की है। कहा है कि मामले में जल्द भारतीय किसान यूनियन जिला अधिकारी से मुलाकात करेगी। कहना था किसानों का कि हमने दिन रात मेहनत करके ये खेत में जो है आलू लगाए थे और लगातार वो इसकी देखभाल भी कर रहे थे। परसों जो है उनका कहना है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा उनकी आंख लग गई तो सुअर ने जो है ये हाल कर दिया है। तो नुकसान सर आप देख सकते हैं इसमें किसान की खेती, इस समय जो आलू की खेती है चंपावत जिले में बम्पर, तो इसमें काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। वो देखने की चीज़ है, इसमें कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों की मांग यही होगी सर कि इनको मुआवजा दिया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देवभूमि